6 जनवरी 2025 को मुस्तफ़ा आमिर, एक 24 साल का लड़का, कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के एरिया से गायब हो जाता है। 5 दिन बाद यानी 11 जनवरी को बलूचिस्तान के हब चेक पोस्ट के पास एक जली हुई गाड़ी मिलती है जिसमें एक बुरी तरह से जली हुई लाश थी। वो लाश इतनी ज़्यादा जली हुई थी कि उसकी पहचान नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे एटी सेमेट्री में दफन कर दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद अथॉरिटीज़ इस बॉडी को री एग्जामिन करती हैं और इस बॉडी से 11 डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और इसके बाद पता चलता है कि यह बॉडी मुस्तफ़ा आमिर की थी। और एज ऑफ नाउ हम ये जानते हैं कि मुस्तफ़ा को उसके दोस्त अरमगान और शेराज ने कत्ल किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपने बचपन के दोस्त को कत्ल किया गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बात है 6 जनवरी 2025 शाम के अराउंड 6:40 की, जब मुस्तफ़ा आमिर अपने दोस्त अरमगान के घर जाने के लिए निकलता है। लेकिन निकलने से पहले वो अपने एक दूसरे दोस्त को वॉइस नोट करके कहता है कि वो अरमगान के घर जा रहा है। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। और उसके बाद मुस्तफ़ा का कोई भी पता नहीं चलता। उसकी फैमिली पुलिस में रिपोर्ट करती है लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई मदद नहीं की जाती। और अगले कुछ दिनों तक मुस्तफ़ा की फैमिली ने बहुत सी पुलिस स्टेशंस में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स फाइल की और मुस्तफ़ा के दोस्तों के घर देखा, लेकिन मुस्तफ़ा का कोई पता नहीं चला। और इसके 5 दिन बाद यानी 11 जनवरी को बलूचिस्तान के हब चेक पोस्ट के पास एक जली हुई गाड़ी मिलती है जिसमें एक बुरी तरह से जली हुई लाश मौजूद होती है। वो लाश इतनी बुरी तरह से जली होती है कि अथॉरिटीज इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इस वजह से उसे एदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया जाता है, जहां उसे 16 जनवरी को एदी सेमेट्री में दफन कर दिया जाता है। और मुस्तफ़ा की फैमिली तब भी उसकी तलाश में लगी होती है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और इसी दौरान 24 जनवरी को मुस्तफ़ा की मदर वजीहा आमिर अरमगान से कॉल पर बात करती हैं और मुस्तफ़ा के बारे में पूछती हैं, लेकिन अरमगान ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी और मुस्तफ़ा की लोकेशन के बारे में मिसलीड करने की कोशिश की। फिर अगले दिन 25 जनवरी को मुस्तफ़ा की फैमिली को एक रैंसम कॉल आती है। ये कॉल एक अमेरिकन नंबर से था जिसमें कॉलर मुस्तफ़ा की आज़ादी के बदले 2 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। इस रैंसम कॉल के बाद ये केस मिसिंग पर्सन केस से किडनैपिंग और रैंसम इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। और इसके बाद इस केस को एंटी वायलेंट क्राइम सेल AVCC और क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जब CIA क्राइम सीन में एंट्री लेती है तब जाकर असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। CIA और AVCC जब केस को अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले मुस्तफ़ा की कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को एनालाइज किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरमगान और शिराज की स्टेटमेंट्स इरेगुलर थी, मतलब वो कभी कुछ बोलते तो कभी कुछ बोलते, जिसकी वजह से CIA को उन दोनों पर शक होने लगा। अथॉरिटीज़ ने मुस्तफ़ा के लास्ट नॉन लोकेशन और उसके दोस्तों के बैकग्राउंड को डीपली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और 8 फरवरी को CIA ने अरमगान के घर पर रेड मार दी, जिसमें अरमगान ने पुलिस पर ओपन फायर कर दी, जिसकी वजह से एक DSP और एक कांस्टेबल जख्मी हुए, मगर पुलिस ने उसे फाइनली गिरफ्तार कर लिया। और उसके घर के कमरे में मुस्तफ़ा का फ़ोन और बहुत सारा खून मिलता है। रूम का छत, फ्लोर, दीवार खून के धब्बों से भरे पड़े थे और जब उस खून का सैंपल कलेक्ट करके चेक किया गया तो पता चला कि ये खून मुस्तफ़ा आमिर का ही है। और मजीद घर की तलाशी लेने के बाद कुछ एडवांस्ड फायर आर्म्स और 60 से ज़्यादा लैपटॉप्स बरामद हुए। अरमगान की गिरफ्तारी के बाद जब इंटरोगेशन हुई तो उसने कन्फेस किया कि मुस्तफ़ा को उसके और शेराज के हाथों मारा गया था। उसके बाद मुस्तफ़ा की बॉडी को उसकी गाड़ी के ट्रंक में डालकर हब चेक पोस्ट के पास ले जाकर जला दिया गया। और इसके बाद 14 फरवरी को अरमगान के दोस्त शेराज को भी अरेस्ट किया जाता है और वो भी यही सेम कहानी सुनाता है। मगर ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर की कहानी है। जब केस की गहराई में जाया गया तो पता चला कि मुस्तफ़ा और अरमगान के बीच में न्यू ईयर्स ईव पर झगड़ा हुआ था। पहले ये कहा गया कि ये दोनों एक साथ पार्टी कर रहे थे, मगर मुस्तफ़ा की मदर वजीहा आमिर ने इस बात को डिनाई किया और कहा कि मुस्तफ़ा न्यू ईयर्स ईव पर अरमगान के साथ नहीं था। और उनकी मदर ने यह भी कहा कि मुस्तफ़ा और अरमगान बचपन के दोस्त नहीं थे, बल्कि सिर्फ कुछ ही दफ़ा मिले थे। और असली वजह जो सामने आई वो ये थी कि मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान एक लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा सिर्फ एक बार का नहीं था, बल्कि पहले से ही दोनों के बीच में टेंशन्स चली आ रही थी। लेकिन बात यह है कि मुस्तफ़ा की मदर ने इस बात से इनकार किया है कि अरमगान और मुस्तफ़ा उस रात को एक साथ थे। तो ये लड़ाई आखिर कैसे हुई? लेकिन एक स्ट्रेंज बात तो ये है कि जिस लड़की की बात की जा रही है, मर्शा शाहिद, वो मुस्तफ़ा के गायब होने के कुछ ही दिनों बाद मुल्क से बाहर चली जाती है
अब इसको आप कोइंसिडेंस समझो या प्लानिंग, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अरमगान के अरेस्ट के बाद उसको एंटी टेररिज्म कोड नंबर 3 में प्रेजेंट किया जाता है, जहां पुलिस ने कोर्ट से इसके एक फिजिकल रिमांड की अपील की, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। अभी ये एक बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि फिजिकल रिमांड किसी भी केस के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, लेकिन इस कोर्ट ने इसको अप्रूव नहीं किया। और इसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फिजिकल रिमांड भी होगा और एंटी टेररिज्म कोड नंबर 3 के जज को भी फायर किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो जज अरमगान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक और कमाल की बात तो ये है कि अक्यूज्ड के क्राइम को कन्फेस करने के बावजूद उसके फादर मीडिया में आकर कहते हैं कि उनका बेटा बेगुनाह है। इसके अलावा अरमगान के फादर कहते हैं कि मुस्तफ़ा खुद एक ड्रग डीलर था और उस पर बहुत सी केसेस भी थे। मतलब ये कैसा लॉजिक है? अगर किसी के खिलाफ ड्रग डीलिंग के केसेस हैं तो उसकी जान लेना क्या लीगल बन जाता है? और अभी के लिए इस केस में बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं जो हमें कुछ दिनों में पता चलने वाली हैं। और इस केस से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।